बतौर उपराज्यपाल आपके 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, वो कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जो हमारे दर्शकों के सामने आप रखना चाहेंगे? ये सच है कि मैं 7 अगस्त 2020 को आया था, तो 7 अगस्त 2025 को 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 5 वर्ष की उपलब्धियों की चर्चा में समय लंबा लगेगा, लेकिन मोटे तौर पर जो मूल सिद्धांत उसका रहा है, पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड पीपुल फर्स्ट, ये एक नीति थी जिसको लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश मैंने की है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इन सभी मुद्दों पर काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। शांति का जहाँ तक सवाल है, एक समय होता था जब यहाँ हमारे पड़ोसी देश के इशारे पर बंद हो जाता था, हड़ताल होती थी, वो भी इतिहास की बात हो गई है। पत्थरबाजी की घटनाएं भी इतिहास की बात हो गई हैं। 30-32 वर्षों बाद मुहर्रम के शांतिपूर्ण 3 जुलूस यहाँ निकले, सिनेमा हॉल खुल गए, स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, ये सब सामान्य ढंग से देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह चलते हैं वैसे ही कश्मीर में और पूरे जम्मू कश्मीर में चलने लगे। नाइट लाइफ का आनंद भी यहाँ के लोग लेने लगे। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों के कारण आम आदमी का विश्वास बढ़ा। प्रॉस्पेरिटी का जहाँ तक सवाल है, तो 5 वर्ष में मुझे इस बात का संतोष है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था दुगुनी करने में हमको और हमारे सहयोगियों को सफलता मिली। 5 सालों में दोगुनी हो गई है यहाँ की मोटे तौर अर्थव्यवस्था। पर लगभग दोगुनी अर्थव्यवस्था हो गई। ठीक है। जब मैं आया था तो जम्मू कश्मीर बैंक, मुझे याद है कि 1300 करोड़ रुपए घाटे में था। बिल्कुल। आज वो 1700 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में चल रहा है। अच्छा। देश के अच्छे बैंकों में उसकी गिनती हो रही है। तो ये सब ऐसे परिमार्जन है जिसके कारण आम आदमी को काफ़ी राहत मिली है। अगर मैं पर्यटन की बात करूं तो चाहे वो फॉरेन टूरिस्ट की संख्या हो या देश के अंदर से आने वाले लोगों की संख्या हो, उसमें जिस मात्रा में वृद्धि हुई, गत वर्ष लगभग 2,38,000 लोग यहाँ आए थे। बिल्कुल 2 करोड़ 38 लाख। हाँ, लेकिन पहलगाम हमले के बाद एक मिनट में जरा पूरा करूं, पहलगाम पर मैं आऊँगा जी। जिसके पास एक होटल था उसने कम से कम एक होटल तो जरूर बना लिया है, कई लोगों ने 2-3 बना लिए, और मोटे तौर पर 5,000 से ज़्यादा नए होटल कश्मीर घाटी में बने हैं। ठीक है। अगर 10 करोड़ एक होटल पर लीजिए तो 50,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट केवल होटल पर है। यहाँ पर एक बड़ा सेक्टर है, यहाँ की 70% आबादी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी पर आश्रित है, जो 70% है। उनके लिए एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों से मिलकर के यहाँ हमारे एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के सभी अफसर, दोनों हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर ने बनाया। 29 प्रोजेक्ट उसमें हम लोगों ने निर्धारित किए। लक्ष्य ये था कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो योगदान है जी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में 5 साल में वो दुगनी हो जाए। वो है। प्रोजेक्ट 2022 में हमने शुरू की थी। इसके कारण बड़ा लाभ मिला है। कई ऐसे सेक्टर जिसमें जैसे फॉडर डेफिसिट थी, 40% ही फॉडर यहाँ होता था, 80% कैसे होगा, मिल्क डेफिसिट से मिल्क सरप्लस कैसे होंगे, ढेर सारे इसमें एग्री इंटरप्रेन्योर भी बन रहे हैं, रोजगार भी मिल रहा है, संपन्नता भी आ रही है। अनेक इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स छोड़ करके HADP की स्कीम ले रहे हैं। पर्यटन, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आप खुद भी कई वर्षों से आ रही हैं। बिल्कुल। जब मैं आया था तो जम्मू से श्रीनगर आने में 8 घंटे 9 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे में लोग आ रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की हाईवे और टनल की परियोजनाएं चल रही हैं। 2021 के सेंसस के आधार पर 2001 के सेंसस के आधार पर जितने भी गांव थे 250 आबादी के, वो 99% जोड़ दिए गए। ठीक है। भारत सरकार के से आग्रह करके प्रयासपूर्वक PMGSY 4, जिसमें 2011 सेंसस के जो गांव बच गए थे 250 आबादी के, उनके लिए भी 4,000 करोड़ से ज़्यादा की स्वीकृति भारत सरकार ने दी है। रेल
पहली बार देश के बाकी माननीय हिस्सों से जोड़ने प्रधानमंत्री जी का ने काम भी हुआ पिछले है। दिनों में हम्म, चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करके बिल्कुल रेलगाड़ी चलाई, कश्मीर अब कन्याकुमारी से रेल मार्ग से जुड़ गया है। बिल्कुल। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात मैं करूं तो जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, निफ्ट, ये सारे संस्थान इन्हीं दिनों में जम्मू कश्मीर में खुले हैं। एमबीबीएस की सीटों की मैं बात करूं, 9 नए मेडिकल कॉलेज खुले, 2 एम्स खुले, तो 500 सीटें बढ़ गई पहले की तुलना में। तो हर पावर की बात करूं तो जितना पावर पिछले 47 साल में बन रहा था, लगभग 3400 मेगावाट के आसपास, 3100 मेगावाट पिछले 5 वर्षों में ऐसी नई प्रोजेक्ट हम लोगों ने ट्रांसमिशन मतलब आपकी बातों और को सुन के लग रहा है कि बहुत सारी उपलब्धियां 5 सालों में अर्जित कर ली हैं ट्रांसमिशन और जम्मू कश्मीर ने। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी मैंने काफ़ी बड़ी उपलब्धि हुई। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जिस सेक्टर में आप देखेंगी, ऑनलाइन सर्विसेज में जम्मू कश्मीर आज देश का प्रथम राज्य आईओटी बन गया है। बिल्कुल 1140 सर्विसेज ऑनलाइन यहाँ दी जा रही हैं। तो चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसमें प्रगति हुई है। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ लगभग 14,000 करोड़ का था 2020 के पहले जी। भारत सरकार के सहयोग से जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनी, उसमें जो इंसेंटिव दिया भारत सरकार ने, वैसा इंसेंटिव देश के किसी राज्य में नहीं था। इसके कारण बड़ी संख्या में निवेश के प्रस्ताव आए। ठीक है। आज 30,000 करोड़ के काम ग्राउंड पर चल रहे हैं। 10,000 तो पूरे हो गए जो प्रोडक्शन में है, बाकी 20-25 हजार करोड़ के काम डिफरेंट स्टेज में है, जो 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने में। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इस दिशा में भी बढ़िया काम हुआ है। भ्रष्टाचार के कई मामलों में हमने देखा कि आपने एक्शन भी लिया था। आपने जम्मू कश्मीर बैंक की बात की, और भी कई मामलों में, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन तमाम उपलब्धियों का जिस तरह से आपने जिक्र किया है, 5 सालों में इतना बड़ा परिवर्तन, उधर विपक्षी दल का कहना है कि ये तो निरंतर प्रक्रिया है विकास की। सही है, विकास निरंतर प्रक्रिया है, मैं उसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के लोग इसका मूल्यांकन करेंगे और इतिहास मूल्यांकन करेगा। लोग तुलना करेंगे कि 5 सालों में क्या हुआ, उसके पहले के सालों में क्या हुआ। मैं खुद कहूँ ये अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि कश्मीरियत और जमहूरियत, जिसकी बात अक्सर अखबारों में या किताबों के पन्नों में छिपी रहती थी, उसको मनोज सिन्हा जी ने यहाँ धरातल पर उतारने का काम किया है। आप जाएंगे लाल चौक का पूरा इलाका देखें, आपने वहां पर कई कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है। तिरंगा यात्रा की अलग अलग तस्वीरें पूरे देश के लिए भावनात्मक तौर से एक अलग ही कहानी बयां करती थी। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि आतंकवाद से पीड़ित जो परिवार रहे 20-20, 25-25 सालों से, जिनको कोई पूछने वाला नहीं रहा, उनको भी नौकरी देने का काम आपकी ओर से किया गया है। इस पर मैं चाहूंगी, बारामूला में जाकर आपने नियुक्ति पत्र बांटे, तो अब लोग पूछेंगे कि इतना समय क्यों लग गया? आप जब 5 साल पूरे होने को आ रहे हैं तब जाकर आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। सच है। देखिए, यहाँ सरकारी कानून है जी, जिनकी मृत्यु आतंकवादी हिंसा में हुई, उन्हें सरकारी नौकरी देना, और गृह मंत्रालय उन्हें आर्थिक सहायता भी देता। अभी पुंछ या बाकी जगहों पर जो सेलिंग हुई अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जी, उसमें जो लोग मृत हुए थे, उनको भी देश के माननीय गृह मंत्री जी ने आकर के नियुक्ति पत्र दिया था। मैं इसे अपनी कमी मानता हूँ कि मुझे ये बात किसी ने ध्यान में नहीं लाई। आज से 7-8 महीना पहले मैं टेरर विक्टिम फैमिली से ही राजभवन में मिला था। उनसे बातचीत के दौरान जो बात निकल के आई वो ये आई कि एक किसी व्यक्ति की हत्या हुई, उसके 3 बच्चे थे, एक को सरकारी नौकरी मिल गई, उसकी शादी हो गई, वो अपने परिवार के साथ व्यस्त हो गया, 2 बच्चे परेशान हैं जी। मैं उस लाइन पर सोच रहा था कैसे इनके रिहेबिलिटेशन के लिए प्रयास कैसे किया जा सकता है। 29 जून को मैं पहलगांव जा रहा था अमरनाथ जी की यात्रा की व्यवस्था और सुरक्षा की समीक्षा के लिए। ये आप आज कार्यक्रम में थी, वहाँ कुछ नौजवान हैं यहाँ के जो इसके लिए काम कर रहे थे, सेव यूथ, सेव फ्यूचर फाउंडेशन के नौजवान। तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि अनंतनाग में हम लोग साउथ कश्मीर के टेरर विक्टिम फैमिलीज़ को जुटाते हैं, आप जरा उनसे मिलते हुए जाइए। मैंने कहा ठीक है। मैं मिला, वहाँ एक बच्ची खड़ी हुई और उसने जब अपना दर्द बयां किया कि मेरे पिता एसपीओ थे, आतंकवादियों ने उन्हें भून दिया, मेरी माँ भीख मांग करके मेरा और मेरी छोटी बहन का पालन पोषण किया, 10 साल तक हमारे रिश्तेदार और हमारे समाज के लोग भी हमको नहीं पूछते थे, तब मेरे ध्यान में ये बात आई। फिर आकर के यहाँ हमने
प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की, उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और 4-5 फैसले हम लोगों ने किए। एक, वाजिब जिनका हक है नौकरी का उन्हें नौकरी देना, आर्थिक सहायता जिनको मिलनी चाहिए तो नहीं मिले उन्हें आर्थिक सहायता मिले। तीसरा, ऐसा भी संभव है कि एक को नौकरी मिल गई लेकिन टेरर विक्टिम फैमिली के बाकी सदस्य परेशानी में हो तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजना शुरू की है, मुद्रा योजना, उसमें 10 लाख तक का ऋण तो बिना किसी कोलेटरल के मिलता है। अब तो उसकी सीमा 20 लाख हो गई, बढ़ा दी गई है। तो उनको आर्थिक सहायता दिलाना, उनकी हैंड होल्डिंग करके उन्हें इंटरप्रेन्योर बनाना। तो इसके लिए तमाम कागजी कार्रवाई से तो नहीं एक गुजरना 2 पड़ेगा, ये सबसे बड़ी परेशानी होती है। 1-2 मिनट में और लूंगा। और चौथा, जिनकी FIR नहीं हुई उनकी FIR कराना। 5वां, अगर टेररिस्ट ने उनकी संपत्ति या जमीन कब्जे कर लिए थे तो उन्हें खाली कराना। ठीक है। हेल्पलाइन नंबर हम लोगों ने जारी कर दिया। बड़ी संख्या में लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं जिलों पर। अब आज मैं जब बोल रहा था तो आपने सुना होगा जी कि कश्मीर डिवीज़न में भी और जम्मू डिवीज़न में भी पुलिस के पास ढेर सारी कंप्लेन आई हैं, कई प्रकार की कंप्लेन है। ठीक है। किसी को नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसको डिपेंडेंट का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था। एक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ था, जो इकोसिस्टम यहाँ के लोगों की नहीं, पाकिस्तान की बात ज़्यादा करता था, आतंकवाद के समर्थकों की बात ज़्यादा करता था। मैं वही कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, इस पूरे इकोसिस्टम पर ज़बरदस्त प्रहार हुआ है और इसके कारण ये फैसला लेने में हमें सुविधा हुई है। आज 40 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ये प्रक्रिया भी आगे भी चलेगी और ऐसे केसेस जो बंद कर दिए गए थे, इसमें नरसंहार हुए थे, उन्हें भी रीओपन करके उनकी जांच कराना और दोषियों को दंड दिलाना, ये काम भी हम करेंगे। अच्छा, दोबारा से फिर रीओपन कर रहे हैं आप तमाम पुराने केसेस को। ठीक है। आपकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जम्मू कश्मीर में। आपने बताया कि रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक आए थे पिछले साल की हम बात करें। इसके अलावा युवाओं को रोजगार देने के लिए तमाम दूसरे भी मुद्दों पर जम्मू कश्मीर से दिल्ली की और दिल की दोनों दूरियों को कम करने का भी प्रयास आपकी ओर से किया गया। लेकिन पहलगाम में जो हमला हुआ उसने बहुत सारे सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खड़े कर दिए। क्या ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की, सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है? बैसरन जो स्थान है पहलगांव के पास, 3 दिन पहले ही वो खुला था पर्यटकों के लिए। जो सज्जन उसको चला रहे थे, एक प्राइवेट ऑपरेटर हैं, उन्होंने JKTDC में एक एप्लीकेशन दी थी, कुछ पैसा भी जमा किया था, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली थी। जब पूरा पैसा जमा करते तब उनको परमिशन। 3 दिन पहले तक वहाँ बारिश हो रही, 3 दिन पहले से कुछ लोग वहाँ जा रहे थे। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पहले से रेकी की हुई थी, अब तो तथ्य सामने आ गए हैं NIA की जांच के बाद, और उन्होंने निर्दोष निरपराध नागरिकों को निशाना बनाया। और जिस तरह से निशाना बनाया, मैं समझता हूँ वो पूरे भारत की आत्मा पर एक गहरा चोट था। ये सच है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं उस सवाल पर आऊँगा आपके, लेकिन उसमें एक सिल्वर लाइनिंग दिख रही है। जिस प्रकार से उस घटना के बाद आम कश्मीरी या आम जम्मू कश्मीर का आदमी पाकिस्तान और आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा हुआ है, बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि 5 साल में मैंने कभी नहीं देखा। अनेक लोगों से मैंने बात की जो 40-50 साल से जम्मू कश्मीर को जानते हैं, उन्होंने भी कहा कि ऐसा दृश्य हमने नहीं देखा है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना या CAPF सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपना काम कर रही थी। अब आवाम से जब समर्थन नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि आतंकवाद ऐसे ही अंतिम सांसें ले रहा था। बिल्कुल, जब समर्थन आम आदमी से नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा सहूलियत होगी आतंकवाद को समाप्त करने में। पहलगाम में मैं खुद थी, एक बात और जोड़ूंगा उसमें कि अगर दूसरे पैरामीटर्स को आप देखेंगी तो मुझे लगता है कि शायद परिदृश्य दूसरा दिखाई पड़ेगा। सिविलियन किलिंग्स की बात हो, सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग्स की बात हो, बंद हड़ताल, तो उसमें फिर पैरामीटर्स ऐसे हैं कि आपको संतोष होगा। और एक दूसरी बात कि लोकल जो रिक्रूटमेंट कभी 125, 150, 200 हुआ करता था जी। पिछले साल 6 था, इस साल अभी तक 6 महीने, माने जुलाई बीतने जा रहा है, 1 रिक्रूटमेंट हुआ है। तो ये जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं ये सब फॉरेन टेररिस्ट है, इन्फिल्ट्रेट करके पाकिस्तान इन्हें जबरदस्ती भेज रहा है। और वो ऐसा है कि वो सुधरता ही नहीं, जिसकी स्टेट पॉलिसी ही टेररिज्म की हो। तो ये एक बड़ी चुनौती है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बड़ा सबक दिया है। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि
सद्बुद्धि आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई भी टेरर इंसिडेंट को हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे, बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि सिंदूर अभी ऑन है। हाँ, तो ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यूड है। तो मैं समझता हूँ कि अगर बाहर से लोग ना आवे तो अब जम्मू कश्मीर की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। मैं कहूँ कि सामान्य स्थिति हो रही है। उपराज्यपाल जी, हमने ये भी देखा है कि किस तरह से कश्मीर के कई हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई, कुछ घरों को गिरा दिया गया, ये कहते हुए कि उनके बच्चे जो थे वो आतंकवादियों को समर्थन देते थे और उनकी गतिविधियां बहुत संदिग्ध पाई गई। तो ये जो एक्शन आपकी ओर से लिया गया है, आपने कहा कि नहीं यहां से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन कई घर भी गिरे। मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा कि जनरल मासेस जी, मैंने ये नहीं कहा कि 100%, उसमें 2-4 लोग थे, NIA की जांच में भी आया है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अखबारों में भी खबर छपी है। कुछ लोग हैं जो उनका समर्थन करते हैं और उनकी संख्या बड़ी कम हो गई। ठीक है, मैं समझता हूँ कि वो भी आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक नीति भारत सरकार की गृह मंत्री जी के नेतृत्व में थी कि हम शांति खरीदना नहीं चाहते हैं, शांति स्थापित करना चाहते हैं, जिस नीति पर हम आगे बढ़े। बिल्कुल। और एक बात हम बार बार कहते हैं कि किसी गुनहगार को छोड़ो मत और बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। किसी बेगुनाह का घर गिरा हो, आप बता दीजिए, सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा। वे लोग जो टेरर इंसिडेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व थे, जिन्हें आप कह सकते हैं कि प्योर आतंकवादी थे, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं हुई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।